नमस्कार प्रिय छात्रों। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से हम प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रणाम करते हैं। आज हम आपको मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं, जो उनकी कथा साहित्य है, उस पर हम विचार करेंगे इस पाठ में। ये स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए ये पाठ बनाया गया है। आप जरूर लाभान्वित होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जैसा उपन्यासकार या कहानीकार आज तक हमारे भारत में जन्म नहीं लिया। जैसे कि हिंदी के कई उपन्यासकार इनके विषय में कोई कहते थे कि ये बहुत बड़े कहानीकार है, और कई उपन्यासकार इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित किए। आज भी मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास के सम्राट कहते हैं। इनकी कहानियाँ 300 से अधिक है। 300 से अधिक कहानियाँ। हर कहानी में भारतीय जीवन, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति जागृत होती है, देखने को मिलती है। आज से 100 साल पहले भारत, अब तो हमारे पास कई शहर है, नगर है, परंतु 100 साल पहले गांव थे। गांव में कौन रहते? अधिक किसान। किसानों की कई समस्याएं, गरीबी, किसी से कर्ज लेना, महाजन, वहाँ के पूंजीपति लोग, और गरीबों को शोषित करना, शोषण, यही था 100 साल पहले। तो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी, उनका जीवन एकदम सीधा साधा, जैसे आप लोग जानते हैं उनके जीवन के बारे में। उन्होंने ये शोषित वर्ग, ये ग्रामीण वर्ग, जो हमारी भारत की धरोहर है, उनके पास जाकर बैठते थे, उनके साथ मिलते थे, विचार विमर्श करते थे, फिर अपने कलम से कहानी के रूप में या उपन्यास के रूप में उनकी जीवनी को लिख देते थे। जब मुंशी प्रेमचंद जी भारत में अंग्रेज़ों का राज्य चल रहा था, अंग्रेजी राज में क्या होता था? अंग्रेज़ हम लोगों को, भारतीयों को 15 अगस्त 1947 से पहले गुलाम बना कर रखे थे। कई नेता जैसे महात्मा गांधी जी और बड़े बड़े नेता अंग्रेज़ों के खिलाफ में आंदोलन किए, परंतु लेखक भी आंदोलन किए, कलम के माध्यम से आंदोलन किए, क्योंकि उनमें से प्रेमचंद मुख्य है। प्रेमचंद कलम के माध्यम से कई उपन्यास लिखे, कई कहानियाँ लिखे। इनमें देश प्रेम था, देशभक्ति थी, इसीलिए इन्हें कलम का सिपाही कहते हैं। प्रेमचंद जी 1915-16 में सोजे वतन नामक एक कहानी संग्रह लिखे। उसमें 5 कहानियां थी। ये प्रभावित किए ये अंग्रेजों को कि अंग्रेजों के पसीने छूट गए, और अंग्रेज क्या किए? इनके सोजे वतन पुस्तक को जब्त कर लिए और चौराहे में लाकर जला दिए। प्रेमचंद जी को चेतावनी दी गई कि इस प्रकार की कहानियां कभी नहीं लिखना। फिर भी प्रेमचंद जी घबराए नहीं, लिखते ही रहे। 1907 से लेकर
1915 तक मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हिंदी में नहीं है, उर्दू में है। 1915 के बाद प्रेमचंद जी हिंदी में लिखना शुरू कर दिए। जब हिंदी में इनकी लेखनी चली तो बहुत तेजी से आगे बढ़ी। कई कहानियां, प्रसिद्ध कहानियां, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, ईदगाह, नमक का दारोगा, क्या कहें, ठाकुर का कुआं, एक से बढ़कर एक कहानी। ये सब कहानियों में इसमें जो पात्र है, ये पात्र हमें पात्रों के रूप में या कहानी, काल्पनिक कहानी के रूप में दिखाई नहीं देते। ये पात्र हमारे इर्द गिर्द चलते फिरते हैं, हमसे बात करते हैं, और सब पात्रों के मन में प्रेमचंद जी की आत्मा बात करती है। जब एक कवि की कल्पना में उर्वशी आ सकती है या तिलोत्तमा आ सकती है या कोई आ सकता है, परंतु वो कल्पना ही है, परंतु यहाँ यथार्थ है, सत्य है। प्रेमचंद जी ने सत्य को दिखाया है। इनकी कहानियों में जो भी समाज में हो रहा है उसे ही कलम के माध्यम से कागज पर लिख दिए। उदाहरण के लिए इनकी एक कहानी है, ठाकुर का कुआं। ये समस्या 100 साल से आज भी हमारे भारत में कहीं कहीं दिखाई देती है, क्योंकि रूढ़िवादी, कट्टरवादी जो लोग हैं, अभी भी कुछ लोग भारत में बचे हुए हैं। तो ये ठाकुर का कुआं में एक ठाकुर साहब है, एक छोटा सा गांव है, उनके पास 4-5 नौकर चाकर है, और गांव के बाहर अछूतों की एक बस्ती है छोटी सी। उनके लिए एक कुआं है, पानी का कुआं, और ठाकुर के लिए एक अलग से कुआं है। तो एक बार ऐसा होता है कि एक गिद्ध, जिसे अंग्रेजी में ईगल कहते हैं, वो गिद्ध मर जाता है और वो अछूतों के कुएं में गिर जाता है। तो पानी पूरा गंदा हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता है। जो कोई वो पानी पीता तो वो बीमार हो जाता। तो बेचारे मजदूर, वो अछूत लोग कहाँ जाए पानी लेने के लिए। अगर ठाकुर के कुएं से पानी लेने गए तो ठाकुर मारता है, वहाँ उसके नौकर नहीं आने देते। जो गंगी है, अछूतों की एक महिला स्त्री, वो अपने पति को बचाने के लिए, उसका पति बीमार है, उसे पानी चाहिए पीने के लिए, वो गंदा पानी नहीं पिला सकती वो। तो चोरी छिपे एक घड़ा लेकर, मिट्टी का घड़ा लेकर वो ठाकुर के कुएं तक पहुंचती है। जब ठाकुर के कुएं के पास कोई आदमी दिखाई नहीं देता तो चोरी से वो मिट्टी के घड़े में पानी भर लेती है। जैसे ही कि वो पानी भरती है तो ठाकुर देख लेता। देखिए, मुंशी प्रेमचंद अपने आंखों से जो भी देखे, ये अत्याचार, ये अन्याय, ये शोषण, यह सब कुछ उन्होंने कहानियों के रूप में लिख दिए। ये ठाकुर का कुआं था, अभी जो मैं बताया। आप लोग सोच सकते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी आज भी कहीं कहीं हमें दिखाई देती है। ये जब समाप्त हो जाएगी तब हमारा समाज भी सुधर जाएगा और ये समस्या नहीं रहेगी। और एक कहानी है इनकी, शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी ये भी अंग्रेजों के समय की है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद अंग्रेजों के समय के लेखक है, यानी आज़ादी से पहले, 1947 से पहले।
अंग्रेज लखनऊ की ओर आ रहे थे। लखनऊ में एक नवाब था। वो नवाब प्रजा के लिए कुछ नहीं करता था, अपने यार दोस्तों को बुलाकर शतरंज खेलता था। रात दिन उसको शतरंज खेलने की बीमारी थी। जब अंग्रेज लखनऊ के बॉर्डर पर आ गए कब्जा करने के लिए, तब भी वो हिलता नहीं डुलता नहीं। शतरंज का सामान लेकर एक पुरानी मस्जिद के पास जाकर वहाँ अपने यार दोस्त के साथ वो शतरंज खेलते रहता है। तो दूर से अंग्रेज़ों की फौज दिखाई देती है। यहाँ कितनी विडंबना है देखिए। हमारे पास जो नवाब लोग थे ये भोग विलासी थे। शराब पीना, मदिरा पीना, आराम ऐश आराम करना, नाच गाने देखना, शतरंज खेलना और अंग्रेज़ों की गुलामी करना। तो यहाँ पर भी देशभक्ति दिखाई देती है। मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रजा को चेतावनी देने के लिए ये शतरंज के खिलाड़ी नामक कहानी लिखी। इस कहानी को हमारे मुंबई के फिल्म के प्रोड्यूसर्स ले लिए। उन्होंने बड़े महान कलाकार संजीव कुमार को लेकर ये फिल्म बनाए। इसी नाम से, शतरंज के खिलाड़ी नाम से ही फिल्म बनाए हिंदी में, और काफ़ी प्रजा के लिए मनोरंजित भी रहा और ये मुंबई वालों के लिए पैसे कमा कर भी दिया। छोटी सी कहानी एक फिल्म बन गई। सोच सकते हैं आप कितने महान लेखक है मुंशी प्रेमचंद। इनकी और एक कहानी है, मैं आपको इस कहानी को सुनाता हूँ। जरा दिल थाम कर सुनिए क्योंकि ये गंभीर विषय है। ये गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम घीसू था, चमार जाति का, जिसे हम आज दलित कह रहे हैं। घीसू गांव में जमींदार के पास काम करता है। वहाँ पर एक पुत्र भी, उसका बेटा भी जन्म लेता है। बाद में बाप बेटा मिलकर वो जमींदारों के खेत में चोरी करते हैं, काम नहीं करते, क्योंकि ये गांव वाले अच्छे आदमी को चोर बना दिए। ये समाज एक अच्छे व्यक्ति को चोर बना दिया। वो पहले से चोर नहीं था, जन्म से चोर नहीं था, सच्चा आदमी था, मेहनती आदमी था, श्रम करने वाला था। श्रमिक व्यक्ति को इन्होंने क्या किया, चोर बना दिया। कैसी विडंबना है। फिर उसके घर में बहू आती है, वो भी गर्भवती होती, प्रसव वेदना से एक दिन उस दम तोड़ देती है। तो बुधिया है उसका नाम बहू का। बहू को बचाने के लिए कोशिश करते हैं परंतु नहीं बचती। सुबह वो जमींदार के पास जाता है घीसू और माधव, सरकार हमारी बहू मर गई, इसके लिए कफन चाहिए, कफन के लिए पैसे चाहिए। कफन यानी शव के ऊपर जो नया कपड़ा डालते हैं उसे कफन कहते हैं। तो वो जमींदार थोड़े से पैसे देता है। घीसू उन पैसों को लेकर बेटे को, माधव, बेटे का नाम माधव है, माधव को लेकर हाट में यानी बाजार में जाता है। वहाँ नया कपड़ा नहीं खरीदता। बेटे को और स्वयं दोनों मिलकर दारू पीते हैं, कफन के पैसों से दारू पीते हैं। अर्थात एक मनुष्य, एक अच्छा मनुष्य अमानुष बन गया। एक अच्छा, ये सोचने की बात है, एक अच्छा मनुष्य ये समाज वालों के वजह से अमानुष बन गया।
जो कफन के लिए पैसे दिए थे अपनी बहू के कफन के लिए, उन पैसों से कफन नहीं खरीद कर शराब खरीद कर पी लेते हैं बाप बेटे। और यीशु कहता है, पिताजी लोग मारेंगे, गांव वाले मारेंगे हमें, हम गलत काम किए हैं। तो बाप कहता है कि बेटा, ये समाज जीते जागते आदमी की पूजा नहीं करते, मरने के बाद शव के ऊपर नया कपड़ा देते हैं, जिंदा आदमी को पुराना कपड़ा भी नहीं देते हैं। इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है। और प्रेमचंद जी इस प्रकार से अपनी आत्मा, वो घिसु बाप के मन में प्रेमचंद की आत्मा दिखाई देती है। और आगे बढ़े हम तो एक कहानी है इनकी, नमक का दारोगा। नमक का दारोगा ऐसी कहानी है, एक सच्चे अधिकारी की, पुलिस अधिकारी जो चौकी पर खड़ा है, और उसी प्रांत का एक पैसे वाला आदमी नमक के गाड़ियों में भरकर, नमक को गाड़ियों में भरकर तस्करी करता है। तो ये पकड़ लेता है दारोगा, यानी इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर। जब वो इसे लालच देता है, रिश्वत देने के लिए आता है, तो ये रिश्वत नहीं लेता, कोर्ट में भेज देता है, कचहरी में भेजता है, न्यायालय में भेज देता है। तो वहाँ पर जज साहब ने पूछते हैं कि भाई कितने बोरी में नमक था? तो दारोगा कहता है सभी में नमक था सर। लाओ वो बोरी गवाह में लाकर दिखाओ, कोर्ट में दिखाते हैं तो उसमें नमक नहीं रहता, आलू रहता। यानी नमक की जगह आलू भरकर जज को दिखा देते हैं, धोखा देते जज को। यानी ये समाज में, न्यायालय में भी धोखाधड़ी और अन्याय प्रेमचंद जी ने दिखाई दिया नमक का दारोगा नामक कहानी से। देखिए, ये समाज के बुराइयों को भली भांति समझकर हमारे मुंशी प्रेमचंद जैसे कितने लेखक सामने आए हैं। ये बहुत गरीब परिवार के थे, इनके पिताजी पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, इनकी माता का देहांत हो गया था, विमाता थी, खाने को खाना नहीं देती थी, गेहूं और चने लेकर ये चोरी चोरी से जाकर अमराई में खाते थे, पहनने के लिए कपड़े ठीक नहीं थे। ऐसे परिवार से प्रेमचंद जी आए और समाज को सदा के लिए, अब तक तो 100 साल हो गए, और भी कई साल प्रेमचंद जी को हमारा भारतीय समाज याद रखेगा। इसलिए याद रखेगा कि इन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ होती है, अन्याय होता है, उसे सामने ले आए। किसान की समस्या, गरीब की समस्या, जो परेशान होकर महाजन से उधार लेता है, कर्ज लेता है, वो समस्या भी इनकी कहानियों में दिखाई देती है। तो विद्यार्थियों, आप इन सभी कहानियों को, इनकी जो कहानी संग्रह है 300 कहानियों की, जरूर एक बार पढ़ लेना। आप भले ही स्नातक के हो सकते हैं, स्नातकोत्तर के हो सकते हैं, परंतु हिंदी साहित्य में एक बार आप जब प्रवेश किए हैं तो जरूर आप इनकी सभी कहानियों को पढ़ लेना, उपन्यासों को पढ़ना, और इनकी कहानियों में कहाँ कहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ये समाज सुधारक है, लेखक भी है, समाज सुधारक भी है, और निडर है, किससे डरने वाले नहीं है। जब डॉक्टर ने इनको एक बार दवाई खरीदने के लिए चिट्ठी लिखते हैं, तो ये घर में पुरानी पुस्तकें बेचकर जो भी पैसे आते हैं उनसे दवाई नहीं खरीदते, जाकर फिर
शाही खरीदते हैं इंक, क्योंकि उनको दूसरी पुस्तक लिखना था। कई बार ऐसा होता है कि देखिए, आज का समाज अपने बारे में सोचता है, परंतु ये समाज के बारे में सोचे, हमारे बारे में सोचे, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचे। इसीलिए तो आज भी हम गर्व से कहते हैं कि हमारे मुंशी प्रेमचंद कथा साहित्य के महान व्यक्ति है और उपन्यास साहित्य के सम्राट है। ऐसे सम्राट बहुत कम होते हैं। इनके पास मुकुट नहीं है, तलवार नहीं है, मगर कलम है, कलम के सिपाही है। और मैं आपको अंत में ये बताना चाहता हूं कि निष्कर्ष, मुंशी प्रेमचंद जी को अपने परिवार का सदस्य समझिए। मुंशी प्रेमचंद जी के साथ उनकी कहानियों के माध्यम से, उनके उपन्यासों के माध्यम से दोस्ती कीजिए, उनसे बात कीजिए, चर्चा कीजिए, विचार विमर्श कीजिए। जब कहीं आप उनको समझ सकते हैं, उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं और हिंदी साहित्य में चार चांद लगा सकते हैं। जब आप चार चांद लगाएंगे तो फिर अपने आप में आप महान बन सकते हैं। तो मैं आपसे और एक विनती करता हूं कि आज का समाज गांव की ओर नहीं जा रहा है, शहर की ओर जा रहा है, शहर की ओर दौड़ रहा है। आज से 100 साल पहले भी गांव के लोग शहर की ओर दौड़े थे और शहर में जो इंडस्ट्रीज है वहाँ जाके काम किए। जैसे कि होरी का लड़का गोबर शहर भाग जाता है और वहाँ इंडस्ट्रीज में काम करता है, फिर वहाँ तंग हो जाता है शहरी जीवन से, फिर गांव की ओर आ जाता है। गांव के आंचल में जो मजा है वो शहरी जीवन के प्रदूषण में कहाँ है। ये साबित किया है प्रेमचंद जी ने। शहरी जीवन से ग्रामीण जीवन महान है, इसका जीता जागता उदाहरण गोदान उपन्यास है। तो बंधु, मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि मुंशी प्रेमचंद इतने महान क्यों हैं। ये यथार्थवादी है। जो व्यक्ति यथार्थवादी होता है वो कभी असत्य नहीं कहता है। वो जो लिखता है, पढ़ता है, आगे लोगों को समझाता है, स्वयं समझता है, उसमें कहीं भी देखो सत्य ही सत्य। अब सोनार के पास पीतल ले गए तो एक ही क्षण में कह देता है कि ये पीतल है। अगर 24 कैरेट का सोना ले गए तो वो कहेगा कि ये खरा सोना है, अच्छा सोना है। तो साहित्य भी वैसा ही होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी का जो साहित्य है 24 कैरेट सोने के जैसा है। ये कभी बिगड़ता नहीं और इसका दाम कभी कम नहीं होता। और प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व सदा उभरता ही रहेगा। आज मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार आपके सम्मुख डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय की ओर से बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि मुंशी प्रेमचंद जी एक महान व्यक्ति है। इतने महान व्यक्ति के विषय में बोलने का सौभाग्य हमें मिला है, सुनने का सौभाग्य आपको भी मिला है। आपको समझ में आया होगा और हम धन्य हैं कि बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय वाले इस पाठ को
अपने पाठ्यक्रम में यानी सिलेबस में रखे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी ओर से, हमारे हिंदी साहित्य की ओर से। तो आप ज़रूर तुरंत ये पाठ देखने के बाद कलम और कागज़ उठाइए और मुंशी प्रेमचंद जी की जो भी मैं कहानियाँ बताया उन पर समीक्षा कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, सोचिए। आप भी मुंशी प्रेमचंद बन सकते हैं, आप भी प्रदीप कुमार बन सकते हैं, इसमें कोई दोहरी बात नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूँ, बस हम आपसे मिलने का मौका मिला। धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।